हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनम और आपका स्वागत है मेरे चैनल इन्फोटेक पे। आज का जो ये वीडियो है वो पॉलिटी से रिलेटेड वीडियो है, जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस किया है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आप बिहार एसआई या बिहार से जुड़े हुए किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही स्टेट पीसीएस या एसएससी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और ये जब पारित हुआ था 1949 में 26 नवंबर 1949 को, तो उसमें जो अनुच्छेदों की संख्या जो थी वो 395 थी। आज भी 395 ही है। अगर सीरियल वाइज देखें तो अनुच्छेदों की संख्या आज भी 395 ही है, लेकिन कुछ संविधान संशोधनों के जरिए इसमें जो है ABCD करके इसमें कुछ खंड जोड़े गए हैं। तो इस प्रकार अभी 450 से ज़्यादा अनुच्छेद हमारे मूल संविधान में है, संविधान में है। तो यदि क्वेश्चन आए कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो वो 395 होगा। वहीं यदि बात करें कि मूल संविधान में भागों की संख्या कितनी थी, तो 22 थी, अब वो 25 है। अनुसूचियाँ 8 थी, जिसे अब संविधान संशोधन के जरिए 12 कर दिया गया है। 9, 10, 11, 12 बाद में जोड़ा गया है। हमारे मूल संविधान में एक प्रस्तावना था, वो आज भी है। तो इस प्रकार ये हमारे संविधान का एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, तो आप इसे नोट कर लें। तो कुछ लोग कहते हैं कि आर्टिकल्स को याद करने के लिए ट्रिक चाहिए। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल्स को याद करने की कोई ट्रिक्स नहीं होती है, क्योंकि ये कोई छोटी संख्या में नहीं है, ये बहुत बड़ी संख्या में है। तो इसे याद करना बहुत रट्टा मार के इसे याद करना काफ़ी मुश्किल है। तो इसे याद करने के लिए एक ही चीज़ है कि हमें अपने अपने तरीके से अपने अपने समझ को डेवलप करना पड़ेगा, तो तभी ये जो है आर्टिकल्स जो है वो याद होगा। लेकिन ये जो 450 प्लस की जो संख्या है, इन सारे अनुच्छेदों को याद करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमें वही चीज़ पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम्स में आते हैं, और जहाँ जो नंबर ओरिएंटेड चीज़ें हैं उन्हीं को पढ़ें, क्योंकि बेकार की चीज़ों में टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे मैं उन अनुच्छेदों का डिस्कशन करूँगी जो एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे गए हैं और जो आते हैं एग्ज़ाम्स में। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा भाग है वो भाग 1 है, जिसके तहत अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक का वर्णन किया गया है। इसमें अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। भारत जो है वो राज्यों का संघ है। और वहीं अनुच्छेद 2 और 3 की बात करें तो इसमें नए राज्य के निर्माण संबंधी कुछ प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। तो ये दोनों दो अनुच्छेद क्यों हैं राज्य के निर्माण के बारे में, तो चलिए देखते हैं। इन दोनों में दो बातें कही गई हैं कि यदि ऐसा क्षेत्र जो भारत में नहीं है, जो भारत के बाहर है, और उसे यदि हम अपने देश में मिलाते हैं, मतलब यदि भारत में उसे मिलाया जाता है, तो उसके गठन का, उसके नामकरण का, उसके सीमा के निर्धारण का जो प्रावधान होगा वो अनुच्छेद 2 के तहत होगा। वहीं यदि अनुच्छेद 3 की बात करें तो इसमें यदि भारत के अंदर ही किसी राज्य से किसी नए राज्य के निर्माण की बात कर होती है, उसके गठन की बात होती है, उसके नामकरण की बात होती है, तो वो अनुच्छेद 3 के तहत किया जाएगा। जैसे कि हाल ही में जो तेलंगाना का गठन हुआ है या फिर झारखंड का गठन हुआ था, तो उसमें जो है अनुच्छेद 3 के तहत किया गया था। तो ये अनुच्छेद जो है 1, 2 और 3 तीनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लें। और अनुच्छेद 4 जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाल ही के एग्ज़ाम में इसके बारे में पूछा गया है कि अनुच्छेद 4 में क्या प्रक्रिया की गई है। तो अनुच्छेद 4 में जो है, जो अनुच्छेद 2 और 3 में जो बातें कही गई हैं, अनुच्छेद 2 और 3 के बाद में अनुच्छेद 2 और 3 में जो कहा गया है कि नए राज्य के निर्माण और गठन का जो बात कहा गया है, वो उसे जो है किस प्रकार किया जाएगा, उसका वर्णन अनुच्छेद 4 के तहत किया गया है। वहीं यदि बात करें भाग 2 की, तो भाग 2 में भारत के नागरिकों के नागरिकता का वर्णन है। तो ये जो है वो अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक आता है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, एकदम नाम मात्र के बराबर आते हैं।
तो इसे मैंने यहाँ पे मतलब डिस्क्राइब नहीं किया है। वैसे इसका जो है अलग से एक वीडियो मैं लेकर आऊँगी, तो आप वहाँ इसे देख सकते हैं। आगे बात करें तो भाग 3 में जो है वो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक आता है। तो इसमें जो है भारत के जो नागरिक हैं उनके मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 3 में भारत के नागरिकों के मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। तो जब संविधान बन के जब तैयार हुआ था तो मूल संविधान में जो अधिकार रखे गए थे उस समय जो अधिकार थे वो उनकी जो संख्या थी वो 7 थी। लेकिन फिर बाद में एक संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1978 में, 1978 में। तब जो है एक अधिकार जो कि अनुच्छेद 31 के तहत आता था, 31 के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना के भाग 12 और अनुच्छेद 300 क के तहत रखा गया है। तो अब जो संविधान में मूल अधिकारों की जो संख्या है वो 6 है। तो कौन कौन सा अधिकार है? तो यहाँ पे समता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समता का अधिकार, और दूसरा अधिकार जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, और फिर 7वां जो अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो समता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक है। वहीं यदि बात करें कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 19 से लेकर 22 तक है। सबसे पहले सभी नागरिकों को समान बनाया गया, इसलिए समता का अधिकार। उसके बाद उन्हें अपने अपने तरीके से जीने, रहने तथा अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए स्वतंत्रता दी गई, तो फिर स्वतंत्रता का अधिकार। तो नागरिकों को समान बना दिया गया, स्वतंत्र बना दिया गया। उसके बाद फिर उन्हें यदि उनका यदि शोषण होता है तो उसके विरुद्ध वो आवाज़ उठा सकते हैं। मीन शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार 23 और 24 में किया गया है। तो इसे मतलब अपने जो समझ से याद कर सकते हैं कि पहले नागरिकों को समान बनाया गया, फिर उन्हें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, फिर उन्हें शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया। तो ये बेसिक चीज़ों के बाद फिर उन्हें अपने धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। मीन्स भारत में जो है वो अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, तो हर एक धर्म को अपने धर्म के हर एक धर्म के जाति के लोग को क्या है कि उनके अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। किसी से जबरन कोई दूसरा धर्म नहीं मनवा सकता। तो इसलिए ये जो चौथा जो अधिकार है उसके तहत धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक है। वहीं 5वें अधिकार की बात करें तो वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि भारत में रह रहे अल्पसंख्यकों के लिए है ये, जो कि अनुच्छेद 29 से लेके 30 तक आता है। वहीं यदि बात करें 7वें मूल अधिकार, जो 7वां था लेकिन मतलब अब सिर्फ 6 ही बचा है, तो ये जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 के तहत। तो यदि ऊपर दिए हुए इन अधिकारों का अगर किसी नागरिक के इन अधिकारों का हनन होता है तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपने अधिकार के लिए जो है अपील कर सकता है। इसलिए इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है। इसके तहत कुछ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो कुछ रीट जारी करती है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करती है, तो वहीं हाई कोर्ट जो है वो 226 के तहत रीट जारी करती है। और इसमें 5 प्रकार के रीट दिए गए हैं, तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जब मूल अधिकार का जब पर्टिकुलर वीडियो आएगा उसमें। यहाँ पे मैं एक बेसिक ब्रीफ दिया है, तो आप इसे देख लें। और एक क्वेश्चन आता है कि संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा या कुंजी किसने कहा है? तो वो वहाँ पे आप आंसर कर सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर ने जो है वो अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है। और एक और क्वेश्चन आता है कि
संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, जहाँ पे किसी का नाम नहीं पूछा जाएगा, आपको दे दिया जाएगा कि प्रस्तावना या मौलिक अधिकार या मूल कर्तव्य, इनमें से किसे संविधान की आत्मा कहा गया है, तो वो होगा प्रस्तावना। प्रस्तावना को वक्ता का नाम बताए बिना यदि क्वेश्चन आए कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो वो होगा प्रस्तावना। आगे बात करते हैं भाग 4 की, जिसमें राज्य के नीति निदेशक तत्व का वर्णन किया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो ये क्वेश्चन आता है, आप इसे नोट कर लें कि राज्य के नीति निदेशक तत्व को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो वो है आयरलैंड। इस भाग 4 और राज्य के नीति निदेशक तत्व के तहत अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक आता है। तो इसे हम लोग राज्य के नीति निदेशक तत्व के वीडियो में अलग से डिस्कस करेंगे। अब आगे बात करते हैं भाग 4 के क के बारे में। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि संविधान में समय समय पर संशोधन किए गए हैं और उसके तहत कुछ अनुच्छेदों को तथा अनुसूचियों को जोड़ा गया है। तो भाग 4 के क को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। 1976 में जोड़ा गया है। तो जब ये संशोधन हुआ 1976 में, तो उस समय 10 मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। लेकिन फिर बाद में एक और संविधान संशोधन हुआ, 46वां संविधान संशोधन 2002, जिसके तहत एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि 6 से लेके 14 वर्ष के बीच के जो बच्चे होते हैं उन्हें अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का उनके अभिभावकों का मूल कर्तव्य बनता है। तो ये जो मूल कर्तव्य जो है वो किस देश से ग्रहण किया गया है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मूल कर्तव्य को किस संविधान से ग्रहण किया गया है, तो वो रूस के संविधान से ग्रहण किया गया है। यहीं पे हमने बात किया 42वें संविधान संशोधन 1976 के बारे में। तो इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इस संशोधन के जरिए बहुत सारी मतलब बहुत सारी प्रक्रियाओं को संविधान में जोड़ा गया है, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जाना जाता है। तो आप ये छोटी छोटी जो बातें हैं आप उसे नोट करते जाएं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। आगे बात करें भाग 5 में, तो इसमें संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है, जिसके तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल का और महान न्यायवादी आदि जैसे जो पद हैं उनका यहाँ पे वर्णन किया गया है। और इसके तहत जो अनुच्छेद है वो 52 से लेके 151 तक दिया गया है, और इसमें अलग अलग चैप्टर वाइज इसे डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें एक जो है कार्यपालिका का है जो 52 से लेके 78 तक आता है। वहीं संसद के बारे में बात करें तो 79 से लेके 122, फिर विधायी शक्तियाँ 124 जो कि ये राष्ट्रपति को प्राप्त है। वहीं 124 से लेके 147 तक संघ की न्यायपालिका का वर्णन किया गया है, और 148 से लेके 151 में भारत के महान न्यायवादी का वर्णन किया गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले भारत में राष्ट्रपति का क्या योगदान होता है और उनके पद का सृजन क्यों किया गया है, मीन्स कार्यपालिका चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें वैसे तो इसमें बहुत सारे अनुच्छेद हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट अनुच्छेदों को ही दिया है जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पे हम अनुच्छेद 52 की बात करें तो इसमें भारत के राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है कि भारत में जो है एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के तहत। और राष्ट्रपति जो होते हैं वो भारत के सर्वोच्च नागरिक के तौर पर जाने जाते हैं, यानी कि जो राष्ट्रपति हैं वो भारत के प्रथम नागरिक। यदि पूछा जाए कि भारत के प्रथम नागरिक के रूप में किसे जाना जाता है तो वो है राष्ट्रपति। वहीं 53 में राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों का वर्णन किया गया है, और 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, तो वो 54 में। तो 52 में राष्ट्रपति का पद, 53 में उनके कार्य एवं शक्तियाँ, मीन्स यदि पद अगर बनाया गया है तो
क्यों बनाया गया है, तो उसका क्या कार्य है और क्या शक्तियां हैं, तो वो है 53 में। वहीं राष्ट्रपति का चुनाव 54 में और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, चुनाव होगा 54 के तहत और वो चुनाव किस प्रकार होगा ये अनुच्छेद 55 के तहत दिया गया है। वहीं यदि बात करें अनुच्छेद 60 की, तो जैसा कि ऊपर में पद बना दिया गया, उनके कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कर दिया गया, वो उनका निर्वाचन होगा कैसे होगा, ये सारी बातें ऊपर में हमने कर ली। तो राष्ट्रपति महोदय जी हैं जो शपथ ग्रहण करेंगे, तो वो शपथ का किसके समक्ष ग्रहण करते हैं, तो राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। और यदि मुख्य न्यायाधीश ना हो, मीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, अनुपस्थित हैं, तो उनके जगह पे कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। तो यहाँ से 60 और से शपथ, इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। वहीं 60 हो गया, तो जब अनुच्छेद 61 की बात करते हैं तो इसमें राष्ट्रपति के विरुद्ध जो है वो महाभियोग का वर्णन किया गया है। मीन्स यदि राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध महाभियोग लाया जाता है। वहीं यदि बात करें अनुच्छेद 72 की, तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है, जिसके तहत वो किसी व्यक्ति के सजा का निलंबन कर सकते हैं, उसकी सजा को माफ कर सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है, जो कि अनुच्छेद 72 के तहत है। आगे अनुच्छेद 63, जिसमें उपराष्ट्रपति के बारे में बोला गया है कि जिस प्रकार अनुच्छेद 52 के तहत भारत में एक राष्ट्रपति होगा, तो वहीं में कहा गया है कि अनुच्छेद 63 के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति भी होंगे। तो राष्ट्रपति प्रथम नागरिक, तो उपराष्ट्रपति को द्वितीय सर्वोच्च नागरिक के रूप में जाना जाता है। 63 में उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। वहीं पे 64 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो हैं वो राज्यसभा के सभापति के तौर पर भी जाने जाएंगे। तो वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति कौन है, तो एम वेंकैया नायडू। तो आगे बात करते हैं, तो अनुच्छेद 74, तो राष्ट्रपति जो है उनकी सहायता के लिए, मतलब परामर्श आदि के लिए एक मंत्री परिषद के गठन की प्रक्रिया का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 74 में किया गया है। तो अनुच्छेद 74 के तहत मंत्री परिषद का गठन, तो वहीं अनुच्छेद 75 में उस जो मंत्री परिषद है उसके प्रधान जो हैं वो प्रधानमंत्री होंगे। तो कार्यपालिका के वास्तविक हेड के रूप में प्रधानमंत्री को जाना जाता है। और वहीं यदि क्वेश्चन आता है कि कार्यपालिका के नाम मात्र के हेड, मीन्स जो राष्ट्रपति जो है वो मंत्री परिषद के सलाह पर ही काम करते हैं। तो इस प्रकार कार्यपालिका के वास्तविक हेड प्रधानमंत्री और नाम मात्र के हेड राष्ट्रपति। अनुच्छेद 76 में भारत के महान न्यायवादी का वर्णन किया गया है। मीन्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान न्यायवादी होंगे, जो कि भारत के प्रथम विधि मंत्री के तौर पर कार्य करेंगे। इनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है। भारत के जो महान न्यायवादी होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाते हैं और क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, तो वो हैं भारत के महान न्यायवादी। वर्तमान के जो भारत के महान न्यायवादी हैं वो हैं के वेणुगोपाल। इन्हीं के मतलब कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है होते हैं, उनके हेल्प के लिए एक और पद का सृजन किया जाता है जिसे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो वर्तमान में जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो है तुषार मेहता। तो इसे आप नोट कर लें कि वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। आगे बात करें तो अनुच्छेद 79, 80, 81 में संसद के बारे में कहा गया है
कि अनुच्छेद 79 के तहत संसद का वर्णन किया गया है, और उसके बाद अनुच्छेद 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा, इनका वर्णन किया गया है। तो इसे याद करना आसान है कि 79 के तहत संसद मीन्स एक घर, उसमें 2 फ्लोर बना देते हैं, एक 80 और दूसरा 81। तो सबसे पहले 79 संसद, 80 यानी राज्यसभा यानी उच्च सदन, ऊंचा सदन यानी ऊपर का जो सदन है वो 80, जिसके तहत राज्यसभा का वर्णन है। तो वहीं जो निचला सदन होगा 81, वो उसमें लोकसभा का वर्णन है। तो इस प्रकार आप 79, 80, 81 को याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 85। तो इसमें लोकसभा के विघटन के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 100, जिसमें लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो किसी मुद्दे पे अपना निर्णायक मत दे सकते हैं। मीन्स यदि लोकसभा में किसी बात पे मतलब मतदान हो रहा है और वो जो मतदान है वो 50-50 के डिवीज़न में हो गया है, तो जो लोकसभा जो अध्यक्ष हैं वो अपना निर्णायक मत देकर किसी एक दल को मतलब जिता सकते हैं। वहीं यदि बात करें 108 की, अनुच्छेद 108 की, तो उसमें संयुक्त अधिवेशन का वर्णन है जो कि राष्ट्रपति बुलाते हैं। मीन्स जब लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठक करते हैं तो इसे संयुक्त अधिवेशन के बारे में इसे संयुक्त अधिवेशन कहा जाता है, और वो अनुच्छेद 108 के तहत वर्णित है। आगे बात करें अनुच्छेद 110 की, तो इसमें धन विधेयक का वर्णन है, और अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन है, जिसे हम बजट के रूप में जानते हैं। तो अनुच्छेद 110 धन विधेयक, और कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं। वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो वो है ओम बिरला। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट का वर्णन है। तो वहीं 116 में, अनुच्छेद 116 में लेखानुदान के बारे में कहा गया है। तो ये लेखानुदान क्या है, तो जब बजट तैयार होता है तो उसमें क्या होता है कि अगर उसमें किसी खर्चे के बारे में डिस्क्राइब नहीं किया गया है तो उसके लिए एक अलग से बिल लाया जाता है और फिर उसे संसद में पास कराया जाता है। तो इस प्रकार जो उनका जो बजट प्रारूप हुआ उसे हम लोग लेखानुदान कहते हैं, जो कि अनुच्छेद 116 के तहत आता है। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक का वर्णन है। तो हमने देखा कि अनुच्छेद 110 में धन विधेयक, तो वहीं वित्त विधेयक का वर्णन 117 में है। आगे बात करें तो 123, जिसके तहत राष्ट्रपति जी जो हैं वो अध्यादेश जारी करते हैं। तो हमें पता है कि कोई भी कानून जो है वो संसद में बनता है, और हमारा संसद का जो आधार है मीन्स पिलर है वो 3 चीज़ है। एक है राष्ट्रपति जो कि अनुच्छेद 52 के तहत आते हैं, दूसरा है राज्यसभा जो कि अनुच्छेद 80 के तहत आता है, वहीं तीसरा है लोकसभा जो कि अनुच्छेद 81 के तहत आता है, और संसद जो है वो 79 के तहत आता है। तो जब ये तीनों मिलते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, तीनों मिलकर ही किसी कानून को बनाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब लोकसभा और राज्यसभा का जो है वो बैठक नहीं चल रहा होता है, जब इन दोनों का बैठक नहीं चल रहा हो और कोई कानून बनाना मतलब बहुत आवश्यक हो गया हो देश में, तो राष्ट्रपति जी क्या करते हैं कि अकेले ही साइन करके कोई कानून जो है वो पास कर देते हैं, तो उसे अध्यादेश कहते हैं। तो अध्यादेश की जो अधिकतम अवधि है वो 6 माह होती है। 6 माह जो होती है वो अध्यादेश की अवधि होती है। वहीं यदि अध्यादेश की अधिकतम अवधि की बात करें तो वो होता है 6 माह 6 सप्ताह। 6 माह 6 मंथ एंड 6 वीक, ये अधिकतम मीन्स मैक्सिमम अवधि अध्यादेश की 6 माह 6 सप्ताह। और वहीं पे यदि क्वेश्चन है कि अध्यादेश की अवधि कितनी होती है तो उसमें हम लगाएंगे 6 मंथ। ठीक है। आगे बात करें तो 124 से लेके 147 तक
उच्चतम न्यायालय के गठन, उसके कार्य शक्ति, उनके न्याय क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसे हम अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे, उसमें आप देख सकते हैं। आगे बात करें तो 148 के तहत कैग का वर्णन किया गया है कि कैग मीन्स नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जो कि देश में या आय और व्यय के बारे में बात करते हैं। इनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। ये शपथ तथा त्याग पत्र भी राष्ट्रपति के समक्ष ही करते हैं। तो जहां हमने देखा था कि भारत में जो महान न्यायवादी का जो पद था, मीन्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो पद था, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत था। तो यहीं पे यदि बात करें कि जो कैग का जो पद होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होता है। इन्हें हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तरह प्रावधान के बारे में संविधान में उल्लेख किया गया है। आगे बात करें तो हमने 1, 2, 3, 4 और 5 1, 2, 3, 4 और 5 के बारे में पढ़ लिया। इन पांचों भागों के बारे में पढ़ लिया। अगला भाग जो है वो छठा भाग है, जिसमें राज्य की कार्यपालिका का वर्णन है, जिसके तहत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा राज्य के महाअधिवक्ता वगैरह आते हैं, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इसके तहत अनुच्छेद 152 से लेकर 167 152 से लेकर 167 तक, जहां हमने बात किया था कि संघ की जो कार्यपालिका थी वो 52 से लेकर 151 तक था। तो इसके बाद 152 से लेकर 167 तक राज्य की कार्यपालिका के बारे में वर्णन किया गया है। तो आज का वीडियो यहीं तक है। तो आगे जो इसका जो पार्ट होगा, आगे जो इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने